पुरीगंज नाम का एक गांव था, जहां पर सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सुरेश को पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। सुरेश और गांव के काफी लोगों को दूसरे गांव जाना पड़ता था। माँ, थोड़े पैसे मिल सकते हैं? मुझे पानी पूरी खाने जाना है। नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। 20 रुपए के पानी पूरी के लिए 40 रुपए खर्च करके पानी पूरी खाने जाते हो तुम। माँ, अब क्या कर सकते हैं? हमारे गांव में पानी पूरी वाला तो है ही नहीं। इस गांव में बड़े पहाड़ को छोड़कर और कुछ नहीं है। जब सुरेश अपनी माँ से ये बात कर ही रहा होता है, उतने में ही सुरेश के पिता वहाँ आ जाते हैं। बेटा, तुम जब देखो तब सिर्फ पानी पूरी खाने की ही बातें करते रहते हो। ये सब छोड़कर कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे हाथ खेती कर करके घिस चुके हैं। हाँ पिताजी, मैं काम ढूंढ लूंगा। जब देखो तब आप मुझे ताना देते रहते हैं। अच्छा छोड़िए, थोड़े पैसे दे दीजिए। पानी पूरी खाने दूसरे गांव सुभाष नगर जाना है। बेटा, तुम कब सुधरोगे? सुरेश के पिताजी सुरेश को पानी पूरी खाने के लिए 50 रुपए देते हैं और सुरेश गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त रोहन का इंतजार करने लगता है। रोहन थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतने चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं रोहन, माँ और पिताजी दोनों ही काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूँ, मगर कोई काम मिले तब ना। बात तो सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, मैं कब से काम ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, नहीं तो सुभाष नगर जाने वाली बस छूट जाएगी। हाँ, चलो। सुरेश और रोहन दोनों ही पानी पूरी खाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी ओर गांव का लालची जमींदार लखन अपने कामगार गुल्लू को अपने पास बुलाता है। बताइए, क्या काम आ गया मालिक? मैं कोई नया व्यापार करना चाहता हूँ। बताओ, इस गांव में लोगों के पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं इन्हें दे सकूं और थोड़े पैसे ऐड सकूं? वैसे तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं मालिक, मगर गांव के काफी लोग पानी पूरी खाने दूसरे गांव जाते हैं, क्योंकि इस गांव में कोई पानी पूरी बेचता ही नहीं है। सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए दूसरे गांव जाते हैं? अब आएगा मजा। जाओ गुल्लू, और पानी पूरी का ठेला तैयार करो और पानी पूरी बेचना शुरू कर दो। और हाँ, ध्यान रहे, पानी पूरी 50 रुपए के नीचे मत बेचना। समझ आई बात? मगर पानी पूरी तो दूसरे गांव में 20 रुपए की मिलती है मालिक। हाँ, मगर हम 50 में ही बेचेंगे। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और जाओ, जाकर तैयारी करो। गुल्लू पानी पूरी बेचने की तैयारी में लग जाता है। सुरेश और रोहन पानी पूरी खाकर अपने गांव लौट आते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए इतनी दूर जाते हैं, मगर पानी पूरी खाकर सारी थकान एक बार में निकल जाती है। बात तो तुम सही कह रहे हो। काश हमारे गांव में भी एक पानी पूरी की दुकान होती तो हमें इतना दूर जाना नहीं पड़ता। सुरेश और रोहन दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं और गुल्लू जमींदार की पानी पूरी के ठेले का पूरा इंतजाम कर लेता है। अगला दिन होता है और रोहन और सुरेश एक बार फिर से उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। और रोहन, चल फिर से पानी पूरी खाने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, नेकी और पूछ पूछ। जैसे ही वो दोनों पानी पूरी खाने जा रहे होते हैं, उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। सुरेश और रोहन भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ पर गुल्लू पानी पूरी बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो। रोहन गुल्लू से पानी पूरी का भाव पूछता है और दोनों ही पानी पूरी का भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। 50 रुपए? इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 20 रुपए में ही पानी पूरी मिल जाती है। उतने में ही जमींदार लखन वहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है, तो वहीं जाकर खा लो पानी पूरी, हमने कहाँ मना किया है।
वैसे भी दूसरे गांव में पानी पूरी खाने के लिए भी 50 रुपए ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो ये आपकी दुकान है, तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में पानी पूरी क्यों बेच रहा है। कोई बात नहीं, हम भी हमारी पानी पूरी की दुकान खोलेंगे और गांव वालों को कम पैसों में पानी पूरी खिलाएंगे। जाओ जाओ, बस गांव में एक मैं ही हूँ जिन्हें बाहर के लोग पानी पूरी की पूरी बनाकर देते हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम दुकान कैसे खोलते हो। सुरेश और रोहन दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो कैसे पानी पूरी की दुकान के लिए पूरी ढूंढ सके। तुमने जोश जोश में कह तो दिया, मगर हम पूरी का जुगाड़ करेंगे कैसे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये जमींदार ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठता रहेगा। जब वो ये बात कह ही रहे होते हैं, वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी ही थकी हुई हालत में गुजर रहा होता है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। आप ठीक तो है ना दादाजी? रुकिए, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। रोहन, जाओ, पास में जो भी घर हो वहाँ से पानी लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। रोहन भागकर जाकर पास वाले घर से पानी लेकर आता है और उस बूढ़े व्यक्ति को पानी पीने के लिए देता है और उनसे पूछता है कि वो इतने थक हार कर कहाँ से आ रहे हैं। बेटा, मैं गांव के पहाड़ की चोटी चढ़कर आ रहा हूँ। वहाँ पर खास तरह की जड़ी बूटियाँ और खेत में बोने वाले बीज हैं। अगर आज तुम दोनों मुझे पानी ना पिलाते तो शायद आज मैं जिंदा ना बचता। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कहने के बाद अपने झोले में हाथ डालकर सुरेश और रोहन को वो जादुई बीज देता है और कहता है, जब भी तुम इन बीज को अपने खेत में बोओगे, तब तुम्हें 5 बार उस वस्तु का नाम लेना होगा जिसे तुम अपने खेत में उगाना चाहते हो, और अगले दिन वो उग जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर अपने रास्ते चला गया और सुरेश और रोहन उस जादुई बीज को अपने घर लेकर चले जाते हैं। चलो आज ही जाकर इस बीज को मेरे पिताजी के खेत में गाड़ देते हैं और देखते हैं कि ये सच में जादुई है या नहीं। सही कह रहे हो, अगर ये काम कर गया ना तो हमारी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। सुरेश और रोहन दोनों ही उस बीज को लेकर खेत में जाते हैं और 5 बार पानी पूरी का नाम लेकर उस बीज को खेत में बो देते हैं। अगली ही सुबह खेत में पूरी उग जाती है और सुरेश और रोहन दोनों ही अपनी पानी पूरी का ठेला डाल देते हैं और सिर्फ 20 रुपए में पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। अरे, ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है। जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी, अभी लगाता हूँ। सुरेश अपने ग्राहक को पानी पूरी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी अच्छी पानी पूरी नहीं खाई। मजा आ गया इस पानी पूरी को खाकर। एक काम करो, और 2 प्लेट लगा दो और 2 प्लेट घर के लिए भी बांध दो। धीरे धीरे करके सभी सुरेश और रोहन के पानी पूरी के ठेले पर आने लगते हैं। जब भी पूरी कम पड़ जाती है, पानी पूरी की खेती से पूरी लेकर आ जाता है। गांव वालों ने जमींदार के पानी पूरी के ठेले में से पानी पूरी खाना बंद कर दिया था। ये देखकर जमींदार आग बबूला हो जाता है और अपने कामगार गुल्लू से कहता है, गुल्लू, क्या हुआ? पानी पूरी का धंधा चल क्यों नहीं रहा? मालिक, वो पानी पूरी को 20 रुपए में बेच रहा है और हम 50 रुपए में, और मैंने तो सुना है कि उसकी पानी पूरी काफी स्वादिष्ट है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। अब कैसी तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूँ बस वैसा करना गुल्लू। चलो मेरे साथ। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही रात के अंधेरे में आकर सुरेश और रोहन के ठेले में आग लगा देते हैं। बहुत पानी पूरी बेचने का शौक था ना, अब बेचते रहना पानी पूरी। अगले दिन जब सुरेश और रोहन अपनी पानी पूरी बेचने आते हैं,
तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरीके से जला हुआ है। ये किसने किया? भला ऐसा कोई क्यों करेगा? ये पक्का उस जमींदार का काम होगा। हमारी दुकान की वजह से उसकी पानी पूरी की दुकान नहीं चल रही होगी और वो लोगों से पैसे नहीं ऐंठ पा रहा होगा। मगर मैं हार नहीं मानूंगा। हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। सुरेश और रोहन फिर से ठेला बनाते हैं और अपनी पानी पूरी एक बार फिर से गांव में बेचना शुरू करते हैं। और ये बात गुल्लू जाकर अपने मालिक जमींदार लखन को बताता है। क्या उन्होंने फिर से अपना ठेला लगा लिया? जी मालिक, इनके ठेले पर आग लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम सीधा जड़ पर हमला करेंगे। मैंने सुना है कि सुरेश के पिता के पास एक खेत है जहाँ पर ये दोनों जादुई पानी पूरी की खेती करते हैं। ये तो मैंने भी सुना है, मगर आप करने क्या वाले हैं? चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। बस तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही पानी पूरी की खेत में आ जाते हैं। तो ये है इनकी पानी पूरी की पूरी का राज। आज सब खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। जैसे ही जमींदार खेत में आग लगाने वाला होता है, उतने में ही खेत के बाजू में गड़े पेड़ की जड़ें उन्हें जकड़ लेती हैं। मालिक, आप बचाइए मालिक, आप बचाइए। अरे मैं खुद जकड़ा गया हूँ। पूरी रात जमींदार और गुल्लू फंसे होते हैं। अगले दिन जब सुरेश और रोहन पूरी की खेती करने आते हैं, तभी वो जमींदार लखन और गुल्लू को जकड़ा हुआ देखते हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश और रोहन। मैं तुम्हारी खेती जलाने के लिए आया था, मगर यहाँ के झाड़ों ने हमें जकड़ लिया। मैं तुम दोनों को आश्वासन देता हूँ कि मैं अपने सारे गलत काम छोड़ दूंगा और पानी पूरी भी 20 रुपए में बेचना शुरू कर दूंगा। ये झाड़ इन खेतों की रक्षा करते हैं। आपको अपनी गलती का पछतावा है, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। जैसे ही सुरेश और रोहन जमींदार और गुल्लू को माफ कर देते हैं, वैसे ही पेड़ उन्हें छोड़ देते हैं। चक्रधरपुर का राजेंद्र बाजार खाने पीने के सामान के लिए मशहूर था। वहाँ पर तरह तरह के खाने का सामान मिलता था और दूर दूर से लोग खाने आते थे। इसी में एक दीपक पानी पूरी नाम का ठेला था। उसकी पानी पूरी पूरे शहर में मशहूर थी। अरे भैया, एक पानी पूरी लगा दो। हाँ जी भैया, अब ही लगाते हैं। एक बार दीपक की पानी पूरी खाओगे कभी भूल नहीं पाओगे और बार बार यहाँ ही आओगे। ये दीपक का वादा है आपसे। दीपक के ही बगल में सुरेश के फल की दुकान थी। दीपक और सुरेश अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दुकान के सामने विनोद के फायर पान की दुकान थी। दीपक और सुरेश की अच्छी बनती थी, पर दोनों की ही विनोद से अच्छी नहीं बनती थी। सुरेश अपने फल की दुकान बंद कर रहा होता है। अरे दीपक, चल भाई, 10 बज रहे हैं, दुकान बंद करने का समय हो गया भाई। हाँ हाँ, बस बंद ही करने वाला हूँ। क्या तुझे पता है कि विनोद की दुकान 2 दिन से क्यों नहीं खुली रही? अरे मुझे क्या शौक है कि मैं विनोद के बारे में पता करता रहूं? गया होगा कहीं शिमला मनाली घूमने। फेसबुक पर उसकी पोस्ट नहीं देखता। अपनी दुकान का भी वो बहुत अच्छा प्रचार कर लेता और यूट्यूब से भी उसे पैसे मिलते हैं। उसका फायर पान तो पूरे देश में मशहूर है, पता ही होगा तुझे। हाँ भाई, ये तो सही बात है। हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते। हमारी तरह फल वाले तो देश में लाखों हैं। इसकी दुकान कुछ अलग है, इसीलिए मशहूर है। अरे चल छोड़ भाई, घर चलते हैं, चल। सुरेश और दीपक साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। अगला दिन होता है। सुरेश दीपक को फोन करता है। हाँ हेलो दीपक, अरे तुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई बोल, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ, तू इतना घबराया क्यों लग रहा है? अरे दीपक, जल्दी से न्यूज़ खोल कर देख। अरे भाई, हम बर्बाद हो चुके हैं। क्या बोल रहा है तू? अरे रुक, मैं देखता हूँ। दीपक न्यूज चैनल खोलता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, चक्रधरपुर के राजेंद्र मार्केट में हुआ बड़ा हादसा। लगी भयानक आग, 75 दुकानें जलकर हुई खाक, 12 की मौत और 25
पुलिस घायल। फायर पान की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से हुआ हादसा। फायर पान की दुकान के मालिक विनोद की हुई घटना स्थल पर मृत्यु और आसपास की दुकानें भी बर्बाद हो गई। ये सुनते ही दीपक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। 2 मिनट के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाकर गेट खोलता है तो देखता है कि सुरेश खड़ा होता है। उसकी आंखें भी लाल होती है और वो गहरी चिंता में लगता है। अरे सुरेश, अरे ये क्या हो गया भाई? अरे हम तो बर्बाद हो गए। अरे विनोद के बारे में हम कल क्या क्या बोल रहे थे, एक आखिरी बार उससे मिल भी नहीं पाए। दीपक और सुरेश एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों शांत होते हैं। अरे चल यार, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। चलकर दुकान की हालत देख कर आते हैं। हाँ चल चल चल, अब जो हो गया उसको बदला तो जा नहीं सकता। सुरेश और दीपक साथ में राजेंद्र मार्केट जाते हैं। वहाँ पर अपने साथी दुकानदार से भी मिलते हैं जिनकी दुकानें जल चुकी होती हैं। अरे अब हमें फिर से नए सिरे से दुकान शुरू करनी पड़ेगी। हम जिस हालत पर थे उस पर पहुंचने में हमें महीनों लग जाएंगे। अरे भगवान करे जिनके साथ ये अनहोनी हुई है उन्हें और उनके परिवार को वो शक्ति मिले। भगवान उन्हें शक्ति और बुद्धि प्रदान करे कि वो फिर से हिम्मत कर पाए। दीपक और सुरेश अपनी दुकान फिर से बनाने में लग जाते हैं। उनके सामने ही विनोद की दुकान जली पड़ी होती है। विनोद के परिवार वाले एक बार उनकी दुकान को देखने आते हैं और उसकी पत्नी बहुत रो रही होती है। ये सब देखकर दीपक और सुरेश को बहुत बुरा लगता है। यार, जब भी मेरी नजर विनोद की जली दुकान पर पड़ती है तो मुझे उसकी याद आ जाती है और बहुत दुख होता है। उसकी फायर पान की दुकान कितनी फेमस थी। वो पहला था जिसने ये फायर पान शुरू किया था। हमें उसकी याद में कुछ करना चाहिए। अरे लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? दीपक और सुरेश की दुकान धीरे धीरे लाइन पर आने लगती है। दीपक और सुरेश रोज विनोद की दुकान देखते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। फिर एक दिन दीपक को एक आइडिया आता है। यार सुरेश, मेरी बात सुन, मुझे एक आइडिया है। क्यों ना विनोद के फायर पान से इंस्पायर होकर फायर पानी पूरी बनाए। इसका क्रेडिट विनोद को ही देंगे। इससे लोग उसे याद भी रखेंगे और हो सकता है हम भी फेमस हो जाएं। हाँ यार, तेरा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है तुझे ये करना चाहिए। इसके बाद दीपक और सुरेश मिलकर फायर पानी पूरी की दुकान शुरू करते हैं। उसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगाते हैं जिसमें विनोद के बारे में लिखा होता है और उसे ट्रिब्यूट दिया होता है। उसमें लिखा होता है कि कैसे दीपक को विनोद की जगह से फायर पानी पूरी बनाने की प्रेरणा मिली। उसमें विनोद के बारे में भी लिखा होता है कि जैसे वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था। वो लोग एक और बोर्ड भी बनाते हैं जिसमें लोग अपना रिव्यू लिख सकते हैं। देखते ही देखते युवाओं में ये फायर पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। अरे देखा तूने, मैंने कहा था ना तेरा आइडिया जरूर सफल होगा। मुझे पहले ही पता था। विनोद को भी कितना अच्छा लगता होगा कि उसके कितने सारे फ्रेंड्स थे। लोग उसके बारे में भी कितनी प्यारी प्यारी बातें हमारे रिव्यू बोर्ड पर लिख कर जाते हैं। अगर वो ये सब देख पाता तो कितना खुश होता। अरे हाँ यार, ये बात तो सच है। उसे तो सच में बहुत खुशी होती। मुझे लगता है हमें भी एक YouTube चैनल बनाना चाहिए जिससे हमारी भी पहुंच दूर दूर तक हो जाए। हाँ, इस बात में तो बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सुरेश और दीपक फायर पानी पूरी के नाम से एक YouTube चैनल बनाते हैं। वो वहाँ पर फायर पानी पूरी की रेसिपी और उसे खाने का अंदाज शेयर करते हैं। उस पर बहुत व्यूज आते हैं और देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ ही जाते हैं। इससे जो भी कमाई होती है वो दोनों आपस में बांट लेते हैं और फिर दोनों फेमस हो जाते हैं और उनकी फायर पानी पूरी पूरे देश में मशहूर हो जाती है और बहुत से अलग अलग जगह पर बिकने लगती है। अशोक अपने छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ पैसे गिन रहा था कि तभी उसका बिजनेस पार्टनर राजेश आकर उससे कहता है, अरे वाह अशोक,
इस वर्ष हमारे मैगी के बिजनेस में बहुत फायदा हुआ है। जब मैं तुमसे पार्टनरशिप करने की कह रहा था तब तो तुम बेवजह डर रहे थे। तुमने सही कहा अशोक, मुझे लग रहा था कि ये बिजनेस चलेगा ही नहीं। तभी अशोक के रेस्टोरेंट में काम करने वाला मोहन नाम का व्यक्ति उससे कहता है, इस व्यापार को चलाने में राजेश बाबू का बहुत बड़ा हाथ है सेठ जी। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो रसोई में स्वयं अपने हाथों से ग्राहकों के लिए मैगी तैयार करते हैं। अपने काम से काम रख मोहन। कितनी बार कहा है कि हम पार्टनर्स की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। इतना बोलकर अशोक अपने घर चला गया। क्या हुआ जी? आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? मैंने और राजेश ने एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोला था, मगर जिसे देखो मेरे पार्टनर राजेश की तारीफ करता है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता। रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक भी बस राजेश राजेश ही चिल्लाते रहते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है अशोक। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा नाम ग्राहकों के दिमाग से उतर जाएगा। और अगर किसी दिन राजेश ने तुम्हें व्यापार से अलग कर दिया तो फिर कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारा क्या होगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम बताओ मैं क्या करूं? देखो, व्यापार अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह। तुम पूरी तरह से प्रोफेशनल बन जाओ। राजेश तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बुद्धू, कब अकल आएगी तुम्हें? अरे राजेश दिन में इतने पेपर साइन करता है, किसी दिन ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लो। उसके बाद राजेश जीवन भर तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अरे वाह, आज तुमने वो कहावत चरितार्थ कर दी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ होता है। अगले दिन अशोक राजेश के घर पर चला गया, मगर उसने देखा कि राजेश कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ राजेश, तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे हाँ अशोक, क्या है ना कि कुछ दिनों पहले मैंने संतरे का एक छोटा सा बगीचा खरीदा है। मैं अपनी पत्नी और बेटी संध्या को वही दिखाने ले जा रहा हूँ। राजेश की बात सुनकर अशोक मन ही मन बुरी तरह से जल गया। अच्छा, तो अब ये संतरे का बगीचा भी खरीदने लगा। मेरी पत्नी ने मुझे बिल्कुल सही उपाय बताया है। अशोक मुस्कुराकर राजेश की ओर देखता है। ये कुछ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हारे सिग्नेचर होने बहुत जरूरी हैं। एक बार इन्हें पढ़ लो। कैसी बातें कर रहे हो दोस्त, भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है? तुमने आज तक मुझसे जिस भी पेपर पर साइन करवाए हैं, क्या मैंने कभी भी वो पढ़े हैं? तो अब क्यों पढ़ूंगा, साइन कर देता हूँ। इतना कहकर राजेश ने सारे पेपर पर साइन कर दिए। अशोक खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। राजेश अपने परिवार को संतरे का बगीचा दिखाने के बाद अपनी कार से घर लौट रहा था कि तभी उसने देखा रोड पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और एक 10 वर्षीय बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। राजेश तुरंत कार से बाहर निकलकर उस बच्चे से कहता है, क्या हुआ बेटा, कौन है ये और ये घायल कैसे हुए? ये मेरे पिताजी हैं। हम दोनों रोड पार कर रहे थे कि तभी एक तेज कार टक्कर मार के चली गई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इन्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना यहाँ से इतने लोग गुजरे। मैंने सबसे मदद मांगी, मगर मेरी मदद किसी ने नहीं की। राजेश उस व्यक्ति को अस्पताल ले गया। डॉक्टर उस व्यक्ति को देखकर राजेश से कहता है, आई एम सॉरी सर, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। राजेश ने उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया और उस बच्चे को अपने घर ले आया। बच्चे को रोता हुआ देख राजेश की पुत्री संध्या कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंकुश है। तुम चिंता मत करो अंकुश, आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा, तो मुझे तुम अपना पिता ही समझो। अगले दिन राजेश अपने रेस्टोरेंट चला गया, मगर रेस्टोरेंट का बोर्ड देखकर राजेश बुरी तरह से चौंक जाता है। इस बोर्ड से तो मेरा नाम ही गायब है। इतना कहकर राजेश सीधे रेस्टोरेंट के अंदर जाकर अशोक के पास जाकर कहता है, अशोक, बोर्ड से मेरा नाम क्यों हटवा दिया? केवल इस बोर्ड से ही नहीं राजेश,
इस रेस्टोरेंट से और तुम्हारे घर से भी तुम्हारा नाम हटा दिया है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि कल जिन पेपर्स पर तुमने साइन किए थे ना, मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा घर और ये रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया है। अब तुम सड़क के भिखारी हो। ये मेरे साथ धोखा है। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था। क्या है ना कि ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। हम दोनों ने साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था, मगर नाम तुम्हारा ही होता था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम हर जगह से मिटा दिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राजेश मुंह लटकाकर अपने घर आ गया, मगर घर पर पुलिस को देखकर वो चौंक जाता है। क्या हुआ? मेरे घर पर पुलिस क्यों है? सर, आपका घर मिस्टर अशोक बाबू के नाम हो गया है। अब आप इस घर में नहीं रह सकते, और हाँ, इस घर से कोई भी वस्तु आप लेकर नहीं जा सकते। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो हमें आपको धक्के देकर इस घर से बाहर निकालना होगा। राजेश अपनी पत्नी रुचि और पुत्री संध्या और अंकुश को लेकर घर से बाहर आ गया कि तभी भयानक वर्षा होने लगी। अब हम क्या करेंगे? आपके पार्टनर ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे तो ये अंकुश ही मनहूस लगता है। देखो ना पापा, कल ही ये हमारे जीवन में आया और हमारा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं कहते संध्या, इसमें बेचारे अंकुश का कोई दोष नहीं। बेईमान तो मेरा पार्टनर निकला। राजेश अपने परिवार को अपने बगीचे में ले गया और वो सब रात भर संतरे के बगीचे में बारिश से भीगते रहे। सुबह अशोक की पत्नी रुचि राजेश से बोलती है, अब क्या करेंगे जी? कल रात से हम सब भूखे हैं। आपका बिजनेस भी तबाह हो गया। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है रुचि। तब तक इन्हीं संतरों को खाकर काम चला लेते हैं। ना बोलकर राजेश ने एक पेड़ से एक संतरा तोड़ लिया, मगर जैसे ही उसने संतरे को छीला तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। संतरे के अंदर गर्मा गर्म मैगी मौजूद थी। ये क्या पापा? संतरे के अंदर मैगी? ये तो चमत्कार है। तभी राजेश ने देखा कि जो संतरा उसने तोड़ा था वो दोबारा वहाँ पर फिर से उग आया। राजेश मुस्कुराता हुआ अपने परिवार की ओर देखकर कहता है, ये कैसे हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता। इसके बारे में तो बाद में पता लगाऊंगा, लेकिन मैगी की खुशबू बता रही है कि ये बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकेगी। लेकिन राजेश, हमारे पास तो अब कोई जगह भी नहीं है। हिम्मत मत हारो, हमारा ये बगीचा हाईवे के किनारे है। हम यहीं पर एक छोटा सा लकड़ी का अपने हाथों से रेस्टोरेंट बनाएंगे और संतरा मैगी बेचेंगे। राजेश और उसका परिवार जंगल से लकड़ियां काट के ले आए और मेहनत से लकड़ियों का सुंदर सा रेस्टोरेंट बनाने में जुट गए। कुछ दिन की मेहनत के बाद वहाँ पर वो सब ठीक ठाक देखने वाला रेस्टोरेंट बनाने में कामयाब हो गए। राजेश संतरे छीलकर बैठ गया। तभी एक लग्जरी कार वहाँ पर आकर रुक गई। तुम्हारा नाम तो राजेश है ना? तुम्हारे हाथ की मैगी तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है, लेकिन जो मैगी मैं इस समय देख रहा हूँ वो तो बहुत ही अद्भुत है। एक बार आप इसे खाइएगा तो खाते ही रह जाइएगा। ये संतरा मैगी है। और एक संतरा मैगी की कीमत क्या है? वैसे तो ये अनमोल है सर, फिर भी आपके लिए इसकी कीमत 2000 रुपए है। बलवान आदमी ने तुरंत 2000 रुपए राजेश को पकड़ा दिए और मैगी खाते हुए चटकारे लेने लगा। इससे ज्यादा स्वादिष्ट मैगी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। मैं एक 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। क्या तुम इस संतरा मैगी की सप्लाई मेरे 5 स्टार होटल में करोगे? बिल्कुल करूंगा सर। राजेश उस दिन से 5 स्टार होटल में संतरा मैगी की सप्लाई करने लगा और अपने लकड़ी के रेस्टोरेंट में भी बैठकर संतरा मैगी बेचने लगा। कुछ ही दिनों में राजेश की किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। उसने बगीचे के आसपास की सारी जमीन खरीद ली और उसने वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान बंगला बनवा लिया। हमारी संतरा मैगी सारे शहर में प्रसिद्ध हो चुकी है, मगर अभी तक हम इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि बगीचे में उस एक पेड़ पर संतरे के अंदर मैगी कैसे निकलती है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। हम सब रात के समय जितने भी संतरे तोड़ते हैं, अगले दिन वहाँ पर संतरे फिर से उगाते हैं।
तभी रुचि की नजर मुस्कुराते हुए अंकुश पर पड़ी, जो कि संध्या के साथ खेल रहा था। हो ना हो, अंकुश हमारे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है। एक रात राजेश सो रहा था कि तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। जैसे ही वो अपने बंगले के बाहर संतरे के पेड़ के पास आया तो उसने देखा कि अंकुश की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थी। उन रंग बिरंगी किरणों से पूरे संतरे का पेड़ प्रकाश की रोशनी से नहा रहा था। राजेश आश्चर्य से अंकुश की ओर देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? तभी अंकुश राजेश की ओर देखकर कहता है, मुझे पता था कि एक ना एक दिन मेरा रहस्य आपके सामने आ ही जाएगा। आपके संतरे के पेड़ पर जो मैगी निकलती है, उस चमत्कार को मैंने ही किया है। दरअसल मैं और मेरे पिता इस पृथ्वी के नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के वासी थे, जो कि इंसान बनकर यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, मगर मेरे पिता एक्सीडेंट में मारे गए। तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन तुम्हारे इस जादुई संतरे के पेड़ से मैगी हमेशा निकलती रहेगी। राजेश को पूरा रहस्य समझ आ चुका था। एक दिन राजेश अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कि तभी उसका दोस्त अशोक रोता हुआ वहां आकर कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। जिस पत्नी के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी, वही पत्नी मुझे तलाक देकर चली गई और मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया उसने। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है अशोक, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पार्टनर के तौर पर नहीं रखूंगा। तुम मेरे रेस्टोरेंट में बतौर वेटर काम कर सकते हो, क्योंकि तुम वेटर बनने के ही काबिल हो, पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। राजेश की बात सुनकर उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी और राजेश की संतरा मैगी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी थी। सुनीता सुबह सुबह अपनी सब्जी का ठेला उठाकर शहर में घूम रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। सुनीता की आवाज सुनकर कुछ घरों से औरतें निकलकर उसकी सब्जी खरीदने आती हैं। वाह सुनीता, आज की सब्जी तो बहुत ताजा लग रही है। मैडम, सुनीता की सब्जी तो हमेशा ही ताजा रहती है। सुनीता, टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो मैडम। अरे सुनीता, हमें लूट तो मत। महंगाई के जमाने में मेरी खुद की हालत खराब है, मुझे बहुत कम पैसा बचता है, तो मैं आपसे कैसे लूट सकती हूँ। सुनीता, तेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन हुआ, जिसके लिए तू बहुत परेशान थी? जी मैडम, अभी तो मैंने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया है। वो मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। चलो फिर तो बढ़िया है। तू अपनी बेटी को खूब पढ़ाना, उसे अपनी तरह सब्जी बेचने में मत लगा देना। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुनीता सब्जी बेचकर वहाँ से अपना ठेला लेकर चली जाती है। रास्ते में बहुत बारिश होने लगती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी बेटी पूर्वी उसका इंतजार कर रही होती है। तुम आ गई माँ, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। नई स्कूल टीचर ने 3 दिन की छुट्टी दी है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। उन्होंने ऐसा कहा? मैंने तो आज ही अपनी सब्जियों का स्टॉक नया कर लिया है। अगर तूफान आ जाएगा तब तो सब्जियां खराब हो जाएंगी। भगवान करे ऐसा ना हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। उसके बाद सुनीता और पूर्वी खाना खाते हैं और पूर्वी सुनीता की गोद में सो जाती है। इस समय सुनीता को अपने पति की याद आ रही होती है। आज अगर वो जिंदा होते तो पूर्वी के लिए भी कितना अच्छा होता। मैं अपनी परेशानियां उनसे बांट पाती। भगवान न जाने ऐसा क्यों करते हैं। हे भगवान, कल तूफान ना आए और मेरी सब्जियां खराब ना हो, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। रात को बहुत भयंकर तूफान आता है, बारिश होती है और ओले भी गिरते हैं। सुनीता उठकर देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो बस भगवान से यही प्रार्थना करती है कि ये तूफान जल्दी ही थम जाए। एक पूरा दिन बारिश होती है, अगले दिन भी पूरा दिन बारिश होती है।
ऐसे ही ये बारिश 3 दिन तक होती रहती है। सुनीता अपनी आंखों के सामने सब्जियों को खराब होते देख रही होती है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। तीसरे दिन जाकर जब बारिश रुकती है तो सुनीता अपनी सब्जियों के पास जाकर उनका हाल देखती है। वो सभी खराब हो चुकी होती हैं। हे भगवान, हमारी सहायता करो। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम ही बचे हैं। इसमें तो घर का खाना पीना भी बस 1 सप्ताह तक का ही निकल पाएगा। और अब मैं नई सब्जियां कैसे खरीदूंगी? सुनीता अपनी परेशानी पूर्वी के सामने जाहिर नहीं करती और उसे स्कूल छोड़ते हुए वो बाजार की तरफ निकल जाती है। वहाँ वो भगवान के मंदिर जाती है। वहाँ उसके सिवा एक और औरत एक बड़ा सा बोरा लेकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वो औरत भी बहुत परेशान दिख रही थी। इस तूफान में आपका भी कोई नुकसान हो गया क्या? आप कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? अयो, मेरा नाम चिन्नम्मा है। ये जो तूफान हुआ उसमें मेरा हस्बैंड की मौत हो गई। हमारा नारियल पानी का बिजनेस था। तूफान की वजह से बहुत सारे नारियल पानी भी गिर गए। अब मैं उन सबको लेकर यहाँ बेचने आई हूँ, पर वो बिक ही नहीं रहे, इसलिए मैं भगवान से मदद की प्रार्थना कर रही हूँ जी। इसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता दोनों साथ में मार्केट की ओर जाते हैं। वहाँ सुनीता को बहुत भूख लग रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर मैगी बिक रही है। चिन्नम्मा और सुनीता देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मैगी के प्रकार लिखे हैं। ये एक ही मैगी कितने तरह से बेचते हैं। इनकी दुकान में भीड़ भी कितनी लगी है। अयो, मुझे तो इनकी मैगी भी अच्छी नहीं लगती। हमारे यहाँ कोकोनट के टेस्ट वाली मैगी मिलती है। ऐसी मैगी यहाँ कहीं नहीं मिलती जी। ये बात सुनीता को बड़ी अच्छी लगती है। वो चिन्नम्मा का नंबर ले लेती है। उस दिन दोनों अपने अपने घर जाकर बड़ी परेशान होती हैं। दोनों बेसहारा होती हैं और तूफान में उनका बहुत नुकसान हो चुका होता है। चिन्नम्मा को अपने पति के गुजरने का बहुत दुख होता है और अपने नारियल को बेचने का वो प्रयास कर रही होती है। उधर सुनीता का इकलौता सहारा पूर्वी होती है। उसकी चिंता होती है कि अगर वो पैसे नहीं कमाएगी तो पूर्वी की फीस कैसे भरेगी और उसे अच्छे से कैसे पढ़ाएगी। सुनीता की गोद में पूर्वी सो रही होती है। तभी सुनीता को एक आइडिया आता है। वो चिन्नम्मा को फोन लगाती है और अगले दिन मिलने को बोलती है। अगले दिन चिन्नम्मा और सुनीता मिलते हैं। चिन्नम्मा, क्या तुम्हें तुम्हारे नारियल के कोई खरीदार मिले? नहीं जी, मुझे तो कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। न जाने मैं क्या करूँगी। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं जिससे तुम्हारी परेशानी भी मिट जाएगी। और अगर ये काम चल गया तो फिर हम दोनों मिलकर खूब पैसे भी कमा सकते हैं। आपका आइडिया क्या है जी? क्यों ना हम एक ऐसी मैगी बनाएं जो आज तक इधर किसी ने नहीं खाई हो। हम उस मैगी को साउथ इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। उसे हम नारियल पानी में बनाएंगे और जो खाली नारियल बचेगा उसी में सर्व करेंगे। बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। मेरे पास कुछ बचे हुए पैसे हैं और तुम अपने नारियल दे देना। अगर ये आइडिया काम कर गया तो फिर हम दोनों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, रिस्क तो बहुत है जी, पर मेरे नारियल ऐसे भी खराब ही हो जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। सुनीता बचे कुचे पैसों से खूब सारी मैगी खरीद लेती है और फिर वो दोनों मिलकर एक छोटा सा स्टॉल लगा लेते हैं जिस पर नारियल मैगी वाली लिखा होता है। वहाँ के लोगों ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। लोगों में इस बात की उत्सुकता रहती है कि आखिर ये क्या नई चीज है। शुरू में उनकी दुकान पर 1-2 लोग आते हैं। उनका खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसी डिश आज तक उन लोगों ने नहीं खाई थी। वाह, ये तो कुछ अलग है। इन्होंने नारियल पानी में ही मैगी बनाई और नारियल में ही सर्व भी कर रहे हैं। बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। वाह। सुनीता और चिन्नम्मा को इस बात की खुशी होती है कि उनकी दुकान अच्छी चल रही है। धीरे धीरे उनकी मैगी पूरे शहर में फेमस हो जाती है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। सुनीता को इस बात की खुशी होती है कि उसका रिस्क उठाना कामयाब हुआ। वो अब अपनी बेटी पूर्वी को भी अच्छे से पढ़ा पाती है।
उसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दोनों मिलकर बहुत कामयाब होते हैं। एक दिन ऐसे ही पूर्वी जब सुनीता की गोद में सो रही होती है, तब सुनीता सोचती है कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर वो तूफान नहीं आता तो फिर वो जिंदगी भर सब्जियां ही बेचती रहती और कुछ नया नहीं कर पाती। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में सारी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और किसी भी चीज के लिए अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। माखन की एक पाव भाजी की गाड़ी थी, जहां गांव के सभी लोग पाव भाजी खाने आया करते थे। माखन भैया, एक मस्त मक्खन पाव भाजी बना दो। अभी लो भैया। वाह वाह भैया, आपके हाथों में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कैसे बना लेते हैं? बस ऊपर वाले की कृपा है। माखन के ग्राहकों को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद थी। इस पाव भाजी को बनाने के लिए माखन रोज सवेरे उठकर सब्जी मंडी पहुंच जाया करता था और सबसे अच्छी सब्जियां खरीदता था। फिर वो दूध की डेयरी जाकर मक्खन खरीदता था। इन अच्छी चीजों से बनी हुई पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थी। माखन अपनी पाव भाजी 30 रुपए में बेचता था और ग्राहक भी इसे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन फिर माखन की गाड़ी के बगल में एक वड़ा पाव की गाड़ी खुली। माखन भैया, आपकी पाव भाजी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऊपर वाले की कृपा है। अक्सर माखन और गिरधर बातें करते थे। एक दिन की बात है। भैया, आपको उस रात के बाजार के बारे में पता चला क्या, जहां सब्जियां बहुत ही सस्ती मिलती हैं? रात का बाजार? जो सब्जियां दिन भर बच जाती हैं, उसे रात में सस्ते में बेचते हैं। लेकिन वो तो इतनी अच्छी नहीं होंगी ना? अच्छी बुरी से हमें क्या करना है? इससे हमारा मुनाफा ही होगा और ग्राहकों को स्वाद का फर्क भी नहीं समझ आएगा। वो तो ठीक है, चलिए आज रात को चलते हैं। गिरधर और माखन रात को सब्जियों के बाजार में पहुंचे। वहां माखन ने आधे दामों पर सब्जियां खरीदी। ये सब तो आधे दामों पर मिली। देखा, मैं ना कहता था कि हमारा मुनाफा होगा। अगले दिन माखन ने इन सब्जियों से पाव भाजी बनाई। वाह भैया, बहुत बढ़िया। माखन खुश था कि उसके ग्राहकों को कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा था। माखन ने ज्यादा मुनाफे के लालच में वही सब्जियां खरीदी और पाव भाजी बेचता रहा। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत छोटी थी। एक दिन एक औरत रोते हुए माखन की दुकान पर आई। तुम्हारी वजह से मेरे पति अस्पताल में है। मैंने क्या किया? क्या किया? वो तुम्हारे ठेले से रोज पाव भाजी खाते थे। तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पाव भाजी की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनते ही उसके ग्राहकों ने पाव भाजी की थाली नीचे रख दी। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। माखन बहुत बोलता रहा, पर किसी ग्राहक ने उसकी एक न मानी। सब चले गए। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति माखन की पाव भाजी नहीं खाता था। चारुलता के बड़े बेटे प्रकाश की शादी हुए 5 साल हो चुके थे।
अब उसने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवनारी बनकर ससुराल आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत मनमौजी थी। वो अपनी देवरानी के सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवाने लगी और खुद मनमर्जी करने लगी। गुंजन, मेरी सहेली ना बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, घर का काम तुम कर लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। मंजुला रोज बहाने बनाकर अपनी सहेली के घर जाने लगी, जहाँ पर वो सहेलियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगी। ये मेरी 200 की बाजी। अरे वाह, मैं जीत गई। वाह मंजुला, आज तो तूने सारी बाजी जीत ली, तू तो पक्की खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज सहेलियों के साथ जुआ खेलने से मंजुला को जुए की लत लग गई थी। अब वो घर पर अपने पति के बटुए से भी पैसे चुराकर जुआ खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन चुपचाप अकेली घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो बस तू ही करती दिखती है, मंजुला कहाँ है? माँ जी, भाभी रोज सत्संग में जाती हैं। धीरे धीरे मंजुला जुए में पैसे हारने लगी। मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5,000 रुपए उधार हो चुके हैं। जब तक तू वो पैसे नहीं देगी, हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला परेशान हो गई। जब तक वो पैसे नहीं देगी, कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं मौजी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10-15 बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी रात को चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले से चेन उतार ली और अगले दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर माजी पूछे तो उनसे कहना मैं सत्संग में गई हूँ। मंजुला ने सहेली के घर सास की सोने की चेन गिरवी रखकर फिर से जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारी बाजी खेलने के बाद भी वो कुछ नहीं जीत पाई। हे भगवान, मैं ये सोने की चेन भी हार गई। अब मैं क्या करूं? मंजुला, तेरी ये सोने की चेन अब मेरी हो गई। अगर तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला अब असमंजस में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता को अपने गले में सोने की चेन गायब दिखी तो उसने सबको इकट्ठा कर लिया और रोने लगी। ओह, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम गई? कल तक तो मेरे गले में थी। माँ जी, चेन मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इधर मंजुला की जुए की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं फिर से पत्ते खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मन बनाया। तिजोरी की चाबी माजी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुराकर पैसे निकाल लूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने रात को गुंजन के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए। लेकिन इस बार उसको गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही है? तभी वहाँ चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुंजन को माता पिता के घर भेज दिया। दुखी गुंजन बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मंजुला की जुआ खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के वश होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला
चुपके से उसके सोने के कंगन लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार कंगन लाई है, मान गए। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने पहली बाजी में जैसे ही कंगन दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहां आ गए। माँ जी, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जुए की लत को सबके सामने उजागर कर दिया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी, आपने सत्संग के नाम पर झूठ बोला और घर में चोरी करके सबका दिल दुखाया है। तुम्हारे जुए की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के गहने थे, अब मेरे बाकी गहनों पे सिर्फ छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हर जुआरी को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार जुए की लत लग जाती है तो बर्बाद कर देती है। किसी भी चीज की लत या उसका नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। एक गांव में आकाश और विकास नाम के दो दोस्त रहते थे। आकाश गरीब था जबकि विकास अमीर था। कल यार पापा एक साइंस एग्जीबिशन में गए और दूरबीन खरीद लाए। बड़े लोग बड़ी बातें। अगर अच्छे दोस्त ना हो तो अमीरी में भी कोई सुख नहीं है। चल, मैंने कल लस्सी पिलाई थी, आज तू समोसे खिला। चलो बाजार चलते हैं। आकाश और विकास बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दोनों दोस्त दुकान के पास जाते हैं। काका, दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? समोसे की नई दुकान खुली है, ऐसे बढ़िया समोसे हैं, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ला पैसे दे, 2 समोसे खरीद लेता हूँ। नहीं, बस तू अपने लिए खरीद, मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं। आकाश अपने लिए एक समोसा खरीद रहा होता है, तभी विकास की नजर समोसे बेचने वाले पर पड़ती है। विकास समोसे बेचने वाले को कुछ शक की निगाहों से देखता है। बड़ी मुश्किल से एक समोसा मिला है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम भी खा कर देखो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। इस दुकान का नाम देख लेता हूँ, कल फिर यहाँ आऊंगा। आकाश दुकान का नाम देखता है। दुकान का नाम होता है जादुई समोसे। तुमने एक बात नोट की क्या? हर कोई समोसे वाले के समोसे की तारीफ कर रहा है और कह रहा है एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। मुझे तो जादुई समोसे में कुछ गड़बड़ लग रही है। उस समोसे वाले को देखकर भी मुझे शक हो रहा है। जासूसी नॉवेल पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है और बारिश भी आने वाली है। आकाश और विकास अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन आकाश जब सोकर उठता है तो उठते ही उसे जादुई समोसे वाली दुकान के समोसे खाने का मन करने लगता है। आकाश का चारपाई बुनने का खानदानी काम था। बेटा, रामपाल अपनी खटिया दे गए हैं, सादा बुनाई डालनी है उसमें। जी पिताजी। आकाश खटिया बुनने बैठता है, लेकिन अपने काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा पाता। पिताजी, मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। 2-3 दिन तो आकाश के पिताजी ने आकाश से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक दिन आकाश जब सुबह सुबह समोसे खाने जाने लगा तो पिताजी ने उसे टोक दिया। ये रोज रोज क्या समोसे खाता रहता है? पेट खराब कर लिया है तूने समोसे खाकर अपना। पहले तो तूने इतने समोसे कभी नहीं खाए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से तो तूने हद कर रखी है। आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लेकिन पिताजी, मैं बिना समोसे खाए नहीं रह पाऊंगा। आकाश के पिताजी ने आकाश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आकाश फिर भी नहीं रुका। गांव वालों, मेरा लड़का पागल हो गया है, जरा इसे रोकने में मेरी मदद करो। आकाश के पिताजी आकाश को पकड़ते हैं। पिताजी को एक आदमी पकड़ता है, उस आदमी को दूसरा आदमी पकड़ता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। इस तरह पूरी एक चेन बन जाती है। आकाश अपने पिताजी से हाथ छुड़ा लेता है, पूरी चेन एकदम से गिरती है।
आकाश उस दिन भी जाकर समोसे खाता है। अगले दिन आकाश के पिताजी विकास के घर जाते हैं। विकास बेटा, पता नहीं आकाश को क्या हो गया है। बाजार में जादुई समोसे नाम की जो नई दुकान खुली है, बार बार उसी दुकान के समोसे खाने जाता है। आप चिंता ना करें अंकल जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस दिन जब रात को जादुई समोसे की दुकान का मालिक दुकान बंद करके अपने घर की ओर लौट रहा था, तो विकास ने दूरबीन से उसे देखा। विकास दुकान के मालिक का पीछा करता है। बहुत जल्द पूरे गांव को हमारे समोसे की लत लग जाएगी, तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गांव वाले मूर्ख, जानते ही नहीं कि तुम एक केमिस्ट हो और समोसों में नशीला पदार्थ मिलाते हो, और फिर लोगों को समोसे की लत पड़ जाती है। हल्के बोल, किसी ने सुन लिया तो मारे जाएंगे। विकास सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन विकास कुछ गांव वालों के साथ जादुई समोसे वाली दुकान पर पहुंचता है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। मुखिया चाचा, पहले तुम समोसे खाओ। मुखिया चाचा समोसे खाते हैं। अब मेरा और समोसे खाने का मन कर रहा है। सच बताओ, तुम अपने समोसे में क्या मिलाते हो? आलू और मसालों के अलावा मैं कुछ भी नहीं मिलाता अपने समोसे में। सच बोल दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही दुकान का मालिक डर जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मैं समोसों में नशीला पदार्थ मिलाता था, ताकि लोगों को समोसे की लत लग जाए और वो बार बार मेरी दुकान पर समोसे खाने आए। विकास तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आकर केमिस्ट को गिरफ्तार करती है। इसीलिए मैं तुमसे कहा करता था कि बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है? सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी। लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई।
सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो, लोग कैसे लपालप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई, तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला, एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए, और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है? जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए, उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा, मर गई रे, ये क्या हो रहा है? हर जगह बहुत खुजली हो रही है। मर गई रे, मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत जिसे उसने 100 का नोट दिया था, दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो। मैं वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है।